भारत हाई स्टार स्टफ, सेव मोर, सर्व मोर। नमस्कार, मैं हूं उपासना और 24 का बजट सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि आजादी के अगले 2-3 दशकों तक वित्त मंत्रियों के इस्तीफे का दौर चलता रहा था। वित्त मंत्रियों के इस्तीफे के किस्से भी सुने। अब इस एपिसोड में जानेंगे कि इन वित्त मंत्रियों ने अपने कार्यकाल में बजट के जरिए ऐसे कौन से बड़े आर्थिक सुधार किए थे जिन्होंने देश की दिशा बदल दी। Brought to you by BPCL, भारत हाई स्टार कुकिंग स्टोव। बजट के जरिए आर्थिक सुधारों की जब भी बात आती है, सीडी देशमुख का नाम बड़ी प्रमुखता के साथ लिया जाता है। सीडी देशमुख 1950 से 1956 तक वित्त मंत्री रहे थे। 1950 और 1955 के बीच देश की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में 18% की वृद्धि हुई थी। इसके कई कारण थे। खाद्य उत्पादन के आयात में तेजी से कमी आई थी, चाय और जूट का निर्यात बढ़ा था, चालू खाते में 25 करोड़ रुपए का सरप्लस था और जो स्टर्लिंग रिजर्व था वो बढ़कर 735 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। इसके बाद नाम आता है पूर्व वित्त मंत्री कृष्णमाचारी का। उन्होंने 1957-58 का जो बजट पेश किया था उसमें सक्रिय आय और निष्क्रिय आय के बीच के फर्क को कम कर दिया था। सक्रिय आय का मतलब होता है जॉब या फिर व्यापार से होने वाली कमाई, और निष्क्रिय आय का मतलब होता है रेंट या फिर बैंकों में जमा पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो। उन्होंने आयात के लिए लाइसेंस को जरूरी कर दिया था। उन्होंने वेल्थ टैक्स लगाया और एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाकर 400% तक कर दिया था। इसके बाद वित्तीय वर्ष 1958-59 के बजट की तैयारी चल रही थी कि इतने में ही कृष्णमाचारी का इस्तीफा आ गया, इसलिए ये बजट नेहरू को पेश करना पड़ा था। इस फहरिस्त में अगला नाम आता है मोरारजी देसाई का। वो छठे पूर्णकालिक वित्त मंत्री थे। उन्होंने कुल 10 बजट पेश किए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हालांकि ये लगातार नहीं थे। बीच में सचिंद्र चौधरी और दोबारा कृष्णमाचारी भी वित्त मंत्री बने और उन्होंने अपना बजट पेश किया। उसके बाद वापस से मोरारजी देसाई को बजट पेश करने का मौका मिला और उन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। 29 फरवरी 1968 को मोरारजी ने जो बजट पेश किया उसे उन्होंने जन संवेदनशील बजट कहा। इसमें उन्होंने सामानों पर सरकारी मुहर लगाने वाले नियम को खत्म कर दिया और सामान के लिए सेल्फ सेंसरशिप लागू कर दी। इस वजह से प्रोडक्शन में काफी तेजी आई। देसाई की एक और प्रमुख घोषणा यह थी कि उन्होंने पति पत्नी भत्ता को समाप्त कर दिया। ये कदम शादी के रिश्ते पर अनायास तनाव को हटाने के लिए लिया गया था। मोरारजी का कहना था कि कोई बाहरी व्यक्ति ये तय नहीं कर सकता कि पति पत्नी के रिश्ते में कौन किस पर निर्भर है। इसके बाद इस लिस्ट में नाम आता है बहुत ही चर्चित बजट रहे काला बजट को पेश करने वाले वित्त मंत्री का। उनका नाम है यशवंत चौहान। मोरारजी देसाई के बाद यशवंत चौहान ने वित्त मंत्री का कार्यकाल संभाला। उनके कार्यकाल के दौरान भारत पहली बार मंदी के दौर से गुजरा। तब 1972 में जीडीपी घटकर 0.5% के करीब रह गई थी। बतौर वित्त मंत्री यशवंत चौहान का 1973-74 का बजट ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस बजट में 550 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजकोषीय घाटा दिखाया गया था। ये उस समय के हिसाब से अभूतपूर्व था। इस बजट में कोयला खदानों, सामान्य बीमा कंपनियों और इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके लिए 56 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। बाद में राष्ट्रीयकृत कोयला खदानों का नुकसान में जाना भी इसी बजट का कोलेटरल डैमेज था। कोयले से जुड़ी प्रतियोगिता का खत्म होना और आज तक इसके लिए आयात पर निर्भर रहना इसी ऐतिहासिक भूल के दुष्परिणाम बताए जाते हैं। 11 अक्टूबर 1974 को यशवंत चौहान को विदेश मंत्री बना दिया गया और फिर कमान संभाली हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले चिदंबरम सुब्रमण्यम ने। चिदंबरम सुब्रमण्यम ने खाद्य उत्पादन के मामले में भारत की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की। इमरजेंसी के दौरान भी सुब्रमण्यम ने टैक्स दरों को कम किया। उन्होंने टैक्स कानूनों के अपने 1976 के संशोधनों में सोर्स बेस्ड टैक्स की अवधारणा पेश की। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार इन परिवर्तनों का प्रभाव 3 दशकों के बाद भी बना रहा। वोडाफोन और टैक्स अधिकारियों के बीच चली लंबी कानूनी लड़ाई इसी का उदाहरण है, जिसमें टेलीकॉम कंपनी की जीत हुई थी। मामला इस सवाल पर आधारित था कि क्या टैक्स अधिकारियों को अधिकार है कि वे भारतीय टेलीकॉम फर्म में वोडा के अप्रत्यक्ष अधिग्रहण पर टैक्स लगाएं। इसके बाद 1977 के मार्च महीने में आम चुनाव हुए। इसी महीने इमरजेंसी भी खत्म हो गई थी। 24 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। तब हीरूभाई एम पटेल को वित्त मंत्री बनाया गया। उनकी 1977-78 के अंतरिम बजट की स्पीच को आज तक की सबसे छोटी स्पीच कहा जाता है। यह बजट भाषण महज 800 शब्दों का था। फिर उन्होंने 1978-79 का बजट भी पेश किया, जो एक पूर्णकालिक बजट था। एच.एम. पटेल ने नीति बनाई कि सभी विदेशी कंपनियों को किसी भारतीय कंपनी के साथ
साथ मिलकर ही भारत में बिजनेस करना चाहिए। लहर, पेप्सी और बाद में मारुति सुजुकी, हीरो होंडा जैसे नाम इसी नीति के चलते एग्जिस्टेंस में आए। इसी नीति के कारण कोका कोला का अस्तित्व समाप्त हो गया था, क्योंकि कंपनी ने इस नियम को मानने से इनकार कर दिया था। फिर आया 1980। 14 जनवरी 1980 को इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी हुई और वेंकट रमन बने वित्त मंत्री। 1980-81 के बजट में वेंकट रमन ने एक्साइज से जुड़ी उन सभी चीजों को पहले जैसा कर दिया था जो चरण सिंह सरकार में लागू हुई थी। जीवन रक्षक दवाओं को उत्पाद शुल्क से मुक्त किया गया। ऐसे ही साइकिल, उसके पार्ट्स, टूथपेस्ट, सिलाई मशीन, प्रेशर कुकर और सस्ते किस्म के साबुनों को भी उत्पाद शुल्क से आजाद कर दिया गया। इसे बजट में आयकर छूट की सीमा को 8,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दिया गया था। दूसरे बजट में इसे बढ़ाकर 15,000 रुपए तक कर दिया गया। उनके 2 बजटों के बाद महंगाई 2.5% तक गिर गई थी। फिर वित्त मंत्रालय की कमान मिली प्रणब मुखर्जी को। उन्होंने अपने कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया था कि IMF से $1.1 अरब का लोन नहीं लिया जाएगा। दरअसल हुआ यह था कि आर वेंकट रमन ने अपने कार्यकाल के दौरान IMF के साथ विशेष आहरण अधिकार यानी स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 5 अरब अमेरिकी डॉलर के इस SDR समझौते के अनुसार प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल के दौरान भारत को $1.1 अरब की पहली किश्त मिलने वाली थी, मगर उन्होंने ये लोन नहीं लिया। ये फैसला इस मायने में काफी अहम था कि जहां विश्व बैंक से लिया जाने वाला लोन किसी देश की आर्थिक प्रगति को दर्शाता है, वहीं IMF से लिया गया लोन न केवल शॉर्ट टर्म होता है बल्कि ज्यादा ब्याज वाला होता है और यह भी बताता है कि इस लोन को लेने वाले देश की आर्थिक हालत खस्ता है, जो वो नहीं चाहते थे। इसी सूचना के साथ आज के एपिसोड को यहीं पर विराम देते हैं। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।